एक छोटे से गांव में रमेश और रिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और परिवार के नाम पर सिर्फ वही दो थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश बड़ा था और उसकी छोटी बहन रिंकी उससे 2 साल छोटी थी। रमेश और रिंकी हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। रमेश अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमेश और रिंकी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास वाले बाजार में जाते हैं। तभी उन्हें बाजार में एक चाचा की नई दुकान दिखती है, जिसमें वो चाचा धातु और मिट्टी से बने अलग अलग प्रकार का सामान बेच रहे थे। तभी रिंकी की नजर एक बांस पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। रमेश उस बांस का दाम चाचा से पूछता है। अरे वो चाचा, ये कितने का है? बेटा, ये बांस 250 रुपए का है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दुखी हो जाता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे भैया, ये बांस इतना अच्छा भी नहीं है। दोनों घर का सामान लेकर वापस चले आते हैं। लेकिन रमेश समझ जाता है कि रिंकी को बांस काफी अच्छा लगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा कहा। रमेश ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए इस बांस को लेकर रहेगा, चाहे उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 5 दिन बीत जाते हैं। रमेश पैसा जमा करके उसी दुकान पर जाता है और बांस खरीद लेता है। लेकिन रमेश रिंकी के लिए सरप्राइज रखता है। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है और रिंकी रमेश को राखी बांधती है। रमेश उसे गिफ्ट के तौर पर वही बांस देता है जो रिंकी को पसंद आया था। रिंकी बांस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस बांस को संभाल कर टेबल पर रख देती है और रोज उसको साफ करती है। एक दिन उससे बांस साफ करते करते गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब रमेश घर आता है तो देखता है कि रिंकी रो रही है। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहना, तुम इतना क्यों रो रही हो? रिंकी बताती है कि उसका प्यारा बांस टूट गया है और उसे बहुत दुख हो रहा है। रमेश उसे समझाते हुए कहता है, रोने से बांस थोड़ी ठीक होने वाला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। आखिरकार मैं इतने सालों बाद आजाद हो ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रमेश काम से लौट कर घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, रिंकी दरवाजा खोलती है। लेकिन आज रमेश को कुछ अजीब लगता है। जब भी वो घर आता था तो रिंकी खुश हो जाती थी और खुशी के मारे झूमने लगती थी, लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। रमेश सोचता है कि शायद ये बांस के टूटने की वजह से अभी भी दुखी है। दिन पर दिन रिंकी का बिहेवियर अजीब होने लगता है। रमेश को रिंकी को ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन रमेश घर पर रहता है और देखता है कि रिंकी अपने आप से बात कर रही है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी रमेश की सारी बात सुनकर कहते हैं, ये सब उस बांस की वजह से हो रहा है जो तुमने बाजार से खरीदा था। वो बांस साधारण नहीं था, उसमें एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उसके टूटने की वजह से अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द उसे वापस से कैद करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिंकी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार देगी। रमेश पंडित जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो पंडित जी के साथ घर वापस आता है। पंडित जी अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और रिंकी के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही रिंकी बेहोश हो जाती है और रमेश ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी पूजा की सामान की मदद से गोलाकार का एक गोला बनाते हैं। रमेश को बोलते हैं कि रिंकी को गोले के अंदर ले आओ। रमेश रिंकी को गोले के बीच में बैठा देता है। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। पंडित जी अपना जाप और तेज कर देते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल रिंकी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और गोले के बाहर आने की कोशिश करती है। ओए चुड़ैल, बता तू कौन है और इस बांस में कैसे आई? फिर चुड़ैल अपनी कहानी उन्हें सुनाती है। बहुत सालों पहले इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था, जहां एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की सुंदरता और उसके गुण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
चंद्रिका को मिट्टी और धातु से चीजें बनाने का शौक था। उसने अपने हाथों से कई सुंदर अलंकार बनाए जो गांव के लोग खरीदते और अपने घर को सजाते। एक दिन चंद्रिका ने अपने हाथों से एक सुंदर बांस बनाया जो दिखने में अत्यंत सुंदर और अनोखा था। उसने सोचा कि इस बांस को अपने घर के मंदिर में रखेगी, लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। गांव में एक निर्दयी और एक दुष्ट तांत्रिक आया जिसका नाम भैरव था। भैरव अपनी तंत्र शक्तियों से गांव के लोगों को डराता और उनसे धन और दौलत लूटता। एक दिन भैरव की नज़र चंद्रिका पर पड़ी और उसकी सुंदरता से वो आकर्षित हो गया। भैरव ने चंद्रिका को अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भैरव को अपनी असफलता सहन नहीं हुई और उसने अपनी मंत्र शक्तियों से चंद्रिका को कैद करने का निश्चय किया। उसने अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को उस बांस में कैद कर दिया जो चंद्रिका ने अपने हाथों से बनाया था। भैरव ने सोचा कि इस तरह वो चंद्रिका को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा और उसकी आत्मा उसके कब्जे में रहेगी। चंद्रिका की आत्मा बांस में कैद हो गई और गांव के लोग इस बात से अनजान थे। भैरव ने उस बांस को तांत्रिक कार्यशाला में रख दिया। कुछ दिन बाद भैरव अपनी ही तंत्र विद्या का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका कार्यशाला और उस बांस को लोगों ने एक कोने में छोड़ दिया। कई सालों बाद एक व्यापारी ने भैरव के पुराने कार्यशाला को खरीद लिया और वहां से सारा सामान निकालकर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले आया। उस व्यापारी को उस बांस की असली कहानी का पता नहीं था। वो बांस अब बाजार में बेचने के लिए रखा गया था, जहाँ से रमेश और रिंकी ने उस बांस को खरीदा। और इस तरह चंद्रिका की आत्मा जो उस बांस में कैद थी, बांस के टूटने पर आजाद हो गई। लेकिन अब उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। अपनी दुख भरी जिंदगी और कैद से आजादी के लिए चंद्रिका की दुख भरी कहानी सुन के पंडित जी और रमेश की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रिका एक चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए उसका कैद होना जरूरी है। पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। चंद्रिका की आत्मा के आजाद होते ही रिंकी बेहोश हो जाती है। चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रमेश अपनी बहन को संभालता है। कुछ ही देर में रिंकी होश में आती है और अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। रमेश उसे समझाता है, सब कुछ ठीक हो गया है बहना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। गांव के सभी लोगों ने पंडित जी और रमेश की तारीफ की और उनका आभार माना। रमेश और रिंकी फिर से अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ जीने लगे। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आए जाया करते थे। लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू, अब तू इस दुनिया में नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी, लीला ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है।
कम बखत घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे, और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो? मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल? अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मारकर रामू को दबाए रखती थी। अपनी इस जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन ऐसे ही वह बाहर से लौटा और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना, कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताऊं कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराओगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा, और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं। और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पांव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है। मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ। खून पिएगी मेरा? पी ले, बरसों का बदला लेना है तुझसे, रोज खून पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है। एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो, गांव वाले इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपता समझ रही है, अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का, अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूँगा।
शिकार तो तुझे होना पड़ेगा। आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 गाँव वाले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल? खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। धन दौलत, घर बार, रुपए पैसे, में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे। और बिना एक पल गवाए कहता है, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस वन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे। एक बार की बात है, रामतलिया नाम का एक गांव था। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही गांव के किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती थी। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इस खौफ के कारण गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी लीला आते हैं। उन्हें वह गांव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगी। सभी घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओ चुड़ैल कल आना। तभी वो इसके बारे में गांव वाले से पूछते हैं, अरे भैया ये सब घर के बाहर क्या लिख रखा है, ओ चुड़ैल कल आना? भैया आपको नहीं पता है का? लगता है अभी अभी गांव में आए हो। हाँ भैया अभी अभी आए हैं। तो सुनो, कई साल पहले गांव के पास वाली हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी अंजलि बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि की मौत के बाद उसका पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर पास के शहर में रहने चला गया। उस दिन से अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही है और हर रात वह किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी अधूरी इच्छा और बदले की भावना से भरी रहती है। गांव वालों ने इस भयानक स्थिति से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया, ओ चुड़ैल कल आना। यह मान्यता थी कि यह वाक्य पढ़कर चुड़ैल अगले दिन आने का वादा करती और उस रात किसी को नहीं ले जाती। यह उपाय सफल भी हुआ और गांव के लोग रात को थोड़ी राहत महसूस करने लगे। भैया मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने घर के बाहर ये याद से जरूर लिख लेना। अरे भैया आप क्या अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी लीला को ये सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने गांव वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया। फिर गांव में जैसे ही शाम होने लगती है, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर रात के इसी सन्नाटे में वो चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर निकलती है किसी आदमी को लाने के लिए। चुड़ैल एक एक करके सबके घर जाती है, लेकिन उसे सभी घरों के बाहर लिखा हुआ दिखता है, ओ चुड़ैल कल आना। लगता है आज भी इस घर में कोई नहीं है। दूसरा घर देखती हो, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते चुड़ैल मोहन और लीला के घर के बाहर पहुंचती है और देखती है, अरे इनके घर के बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है यही घर में मुझे मेरा दूल्हा मिलेगा। फिर चुड़ैल मोहन और लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ सुनो जी, देखो तो सही इतनी रात को कौन आया है। तभी मोहन दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया।
तभी चुड़ैल उसको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। ये देखकर लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल मेरे पति को कहाँ ले जा रही है, अरे ओ चुड़ैल मेरे पति को कहाँ ले जा रही है, ओए ओए सुनो, कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। लीला की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले घरों से बाहर आ जाते हैं। वो सभी चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख डर जाते हैं। लीला चीखती रहती है लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल को पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि सभी चुड़ैल की ताकत के आगे बेबस थे। तभी गांव का एक बूढ़ा पंडित आता है जिनका नाम श्याम था, और सभी गांव वालों को बोलता है, कब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे, अब मौका आ गया है कि हम इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हमें अंजलि की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह डरावनी घटनाएं बंद होगी। पंडित जी ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र निकाला और सभी गांव वाले मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। सभी गांव वालों के मन में डर तो था, लेकिन वो लोग चुड़ैल के रोज किसी न किसी आदमी को उठाने की वजह से परेशान हो चुके थे। हवेली में पहुंचकर सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पढ़ते ही अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और फिर पंडित जी ने उससे पूछा, ओ चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हर रात किसी न किसी आदमी को लेकर चली जाती है, तुझे आखिर क्या चाहिए? और उसने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो, फिर मैं इस गांव और इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंडित जी ने चुड़ैल को भरोसा दिलाया कि वे उसके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। गांव वालों ने अंजलि के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कुछ पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने पाया कि अंजलि की हत्या उसके ही मंगेतर ने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। गांव वालों ने मंगेतर को पकड़ लिया और उसे चुड़ैल के हवाले कर दिया। चुड़ैल ये देखकर आग बबूला हो गई। मैं तेरे से सच्चा प्यार करती थी और तूने मेरी ही जान ले ली, अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। थोड़ी देर में उसके मंगेतर की मौत हो जाती है। हवेली में एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिली। अंजलि की आत्मा की मुक्त होते ही हवेली की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई। गांव वालों ने मोहन को सुरक्षित वापस ले आए और उसे चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव में और चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मोहन और लीला ने इस घटना से सीखा कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों की बहादुरी और एकता की मिसाल देखी, जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते थे। गांव अब सुरक्षित था और हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे और हवेली का डरावना अतीत केवल एक कहानी बनकर रह गया। इस तरह वो चुड़ैल कल आना की कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लोगों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की खोज और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था और हवेली एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। दोस्तों, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम इंडिपेंडेंस डे पर आपके लिए लेकर आए हैं वीरू नाम के एक सोल्जर की बहादुरी की कहानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वीरू ने अपनी हिम्मत और बहादुरी की मदद से गांव में फैले चुड़ैल के डर को दूर करा और उसने चुड़ैल को कैसे भगाया, वो आप खुद ही देख लो। एक समय की बात है, एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां हर कोई खुशहाल और सुरक्षित रहता था। उसी गांव में एक बहादुर और वीर बच्चा रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू गांव के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। वीरू का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बने और अपने गांव और अपने देश की रक्षा कर सके। वीरू एक सोल्जर बनने की तैयारी अपने बचपन से ही शुरू कर देता है। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाने जाने लगा। वहां से आकर वो कड़ी मेहनत करता और दिन के 5-5 घंटे वो पढ़ने भी लगा। धीरे धीरे काफी साल बीत जाते हैं। वीरू अब बड़ा हो चुका होता है और उसके बचपन का सपना पूरा हो जाता है और वो एक इंडियन सोल्जर भी बन जाता है। लेकिन वीरू की पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर होती है और इसी वजह से वीरू को अपना गांव छोड़कर 2 साल के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। वीरू अपनी छुट्टियों में जब वो अपने घर वापस लौटता है
तो वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। वीरू को यह बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर वीरू अपने घर के लिए चल देता है। वीरू घर पहुंचकर ये बात उसके पापा से पूछता है। पापा, अपने गांव में तो रात तक चेल फेल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर वीरू के पापा उसको बताते हैं, वीरू, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। जैसे जैसे शाम होती थी, हर रात गांव के लोगों को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जो उन्हें डरा देती थी। इसी वजह से गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वीरू ये सब बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसके मन में ना जाने कौन कौन से ख्याल आने लगे। वीरू, तू भी सुन ले, शाम होते ही घर में आ जाया करना। ठीक है पापा। लेकिन वीरू ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो इस हवेली में क्या हो रहा है इसका पता लगा कर रहेगा। फिर एक दिन रात के अंधेरे में वीरू ने अपनी हिम्मत और साहस के साथ हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। जब वीरू हवेली में पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली में कुछ लोग हैं जो बॉम्ब बना रहे हैं। तभी वीरू की नजर वही उनके पास पड़े चुड़ैल के मार्क्स पर जाती है। वीरू ये देखते ही समझ गया कि यहाँ कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, बल्कि लोग इस खाली हवेली का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए कर रहे हैं। तभी अचानक वीरू को अपनी कैप्टन की बात याद आती है कि हमारे भारत में कुछ आतंकवादियों का ग्रुप आया है जो बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं। वीरू ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उन 4 लोगों में से एक बंदे ने उसको देख लिया। ओए, तू है कौन और यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मुझे सब पता चल गया है। तुम कोई भूत नहीं हो, तुम आतंकवादी हो और यहाँ इस हवेली में तुम बॉम्ब बना रहे हो। अब मैं सारी बातें सभी गांव वालों को बता दूंगा। वीरू की बात सुनकर वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। बताएगा तो तू जब हम तेरे को यहाँ से जाने देंगे। और तभी उन चारों में से एक शख्स वीरू को चाकू मार देता है और ठीक उसी समय वीरू की डेथ हो जाती है। अब हम इसकी लाश का क्या करें? करना क्या है, इसकी लाश हवेली के बाहर पटक देते हैं। इसको देखने के बाद फिर कभी कोई इस हवेली में आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो चारों मिलकर वीरू की लाश हवेली के बाहर पटक देते हैं। फिर अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तभी एक दूध वाला उस हवेली के बाहर से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर वीरू की लाश पर पड़ती है और कुछ ही देर में देखते देखते पूरा गांव वहां आ जाता है। अरे भैया, ये तो वीरू है। मैं कल तक तो सब ठीक था, आज इसको क्या हुआ? लगता है ये सब उस चुड़ैल ने ही किया है जो इस हवेली में रहती है। वीरू, देखो मैंने मना किया था ना कि शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, फिर तू इधर क्या करने आया? वहीं दूसरी तरफ वीरू अब एक भूत बन जाता है और अपने घर वाले और गांव वालों को इस हाल में देख और परेशान हो जाता है। और अब वो ये सोच लेता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। रात होते ही वीरू का भूत उस हवेली में वापस जाता है। वो चारों लोग बड़े आराम से बम बनाते बनाते वीरू की बात कर रहे होते हैं। अब हम हमारा काम और भी आसानी से कर सकते हैं। वीरू को मारने के बाद गांव वाले और डरे हुए हैं। अब तो इस हवेली के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी वीरू का भूत बोलता है, बहुत डरा लिया तुम लोगों ने मेरे गांव वालों को, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलते ही वीरू का भूत उनमें से 2 लोगों का गला पकड़ लेता है। अभूत, अभूत, ओ भाई तुम कौन हो और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल भी गए?
मैं वीरू का भूत हूँ जिसको तुमने कल रात ही मारा था। और ये सुनने के बाद वो दोनों उस समय बेहोश हो जाते हैं। फिर बाकी के दोनों लोगों को पकड़कर वीरू का भूत गांव वालों के सामने ले जाता है। गांव वाले वीरू का भूत देखकर डर जाते हैं। अरे डरो नहीं, मैं वीरू ही हूँ और हमारे गांव में कोई चुड़ैल या भूत नहीं है, बल्कि उस हवेली में ये आतंकवादी लोग थे। ये लोग वहां छुपकर बॉम्ब बना रहे थे ताकि आसानी से पकड़े ना जाए, इसलिए इन लोगों ने उस हवेली में एक चुड़ैल का होने का नाटक किया। ये बात सुनते ही गांव वाले सब समझ जाते हैं। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब शांति से जा सकता हूँ। वीरू का भूत ये बोलते ही वहां से गायब हो जाता है। उन चारों आतंकवादियों की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और फिर से वो गांव पहले की तरह खुशहाल और सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वीरू ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से पूरे गांव का डर दूर कर उस चुड़ैल के रहस्य का पता लगाया और पूरे गांव को चुड़ैल के डर से मुक्त कराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देश और समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसमें हमें कितनी मुश्किलें क्यों ना आए। वीरू का भूत बनकर आतंकवादियों का सामना करना और उन्हें पकड़वाने की कहानी बताती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और डरावना पहलू भी था। गांव में जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। वहाँ एक पढ़ी लिखी चुड़ैल रहती है जो हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। चुड़ैल आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हो जाते। गांव वालों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओ चुड़ैल कल आना। चुड़ैल जब भी यहाँ पड़ती तो उसे लगता कि उसे अगले दिन आना है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट जाती। इस तरीके से गांव वाले हर दिन सुरक्षित रहते थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी कि अचानक एक नए भयानक संकट ने दस्तक दी। एक सिर कटा भूत गांव में आने लगा और लोगों के सिर काटने लगा। यह भूत न केवल दिखने में भयानक था, बल्कि इसकी गति भी तेज थी। वह इतनी तेजी से हमला करता कि किसी के समझने से पहले उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता। गांव वाले इस नए भूत के आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। गांव वाले हर रोज डर के साए में जी रहे थे कि सिर कटा भूत किस समय किस दिशा से आएगा, कोई नहीं जानता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया था और खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया था। गांव की महिलाओं ने मंदिर में जाकर देवी देवताओं से प्रार्थना भी की, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गांव वालों ने बैठक बुलाई और विचार किया कि इस सिर कटा भूत से कैसे निपटा जाए। अरे भैया, क्या करें इस सिर कटे भूत का? आए दिन किसी न किसी का सिर कट रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया, एक भूत का सामना तो एक भूत ही कर सकता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए और गहरी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि चुड़ैल की मदद ली जाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चुड़ैल उनकी मदद करेगी। उस रात जब चुड़ैल गांव में आई और ओ चुड़ैल रक्षा करना पड़ा, तो चुड़ैल भी इस नए संदेश को पढ़कर हैरान थी। उसने गांव वालों की चिंता समझी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसी रात जब सिर कटा भूत गांव में आया, अच्छा तो तू है वो सिर कटा भूत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों का सिर काटने की? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल और सिर कटे भूत में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सिर कटे भूत के खिलाफ संघर्ष किया और उस पर कई बार किए। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने सिर कटे भूत का रहस्य जान लिया। यह सिर कटा भूत वास्तव में एक प्राचीन श्राप का शिकार था।
बरसों पहले एक निर्दोष आदमी को गलत आरोप में फंसाकर मार दिया गया था और उसका सिर काटकर अलग कर दिया गया था। जब से ही उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सिर कटे भूत को एक पिंजरे में कैद कर लिया। सिर कटे भूत के पिंजरे में कैद होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और पंडित जी ने अपने मंत्रों के द्वारा सिर कटे भूत की आत्मा को शांति दिलाई और उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। अब गांव वाले अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखने लगे और चुड़ैल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी। चुड़ैल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और लोग अब उसे एक शिक्षक के रूप में देखने लगे। चुड़ैल ने गांव वालों को न केवल डर से छुटकारा दिलाया बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी बल्कि विकास भी होने लगा था। चंदेरी गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनोखी और अजीब समस्याओं का हल भी समझदारी और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने अपने डर को दूर कर न सिर्फ चुड़ैल को मित्र बनाया बल्कि एक नए संकट से भी निपटने का साहस दिखाया। इस कहानी में शिक्षा, समझदारी और एकता की शक्ति का उदाहरण मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा रामपुर नाम का गांव था जिसमें रमेश और रिंकी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। इनकी दो बेटी भी थी। ये लोग काफी गरीब थे। रमेश बहुत लालची और मदकमाऊ इंसान था। रमेश हमेशा से ही चाहता था कि उसका एक लड़का हो ताकि बड़ा होकर वो कमाने जा सके और रमेश बैठकर खा सके। रमेश की सोच थी कि लड़की एक बोझ होती है। लड़की के आने के बाद सिर्फ खर्चा ही बढ़ता है जिससे उसकी शादी। काफी समय बीत जाता है। रमेश की पत्नी रिंकी अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। रमेश इस बार भगवान से विनती करता है कि उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही हो, जिसके लिए भगवान को लालच भी देता है। हे भगवान, इस बार मुझे लड़का हुआ तो मैं आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखते देखते समय बीत जाता है। रिंकी का बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है। रमेश जी, बधाई हो, आपको लड़की हुई है। हे भगवान, इस बार भी लड़की? मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, अब मैं इस लड़की को कैसे पालूंगा? फिर रमेश रिंकी के उठने के पहले ही अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल की तरफ जाता है। बच्ची इसकी गोद में रो रही होती है। मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रमेश को अपनी बच्ची पर दया तो आती है, लेकिन रमेश के मत कमाऊ होने की वजह से वो काफी गरीब था, इसलिए वो अपनी इस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो इस बच्ची को वहीं पेड़ के नीचे रखकर वापस गांव चले जाता है। रिंकी के होश में आने के बाद वो अपने बच्चे का पूछती है तो रमेश उसको झूठ बोल देता है कि उनका बच्चा नहीं बच पाया। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी सी बच्ची जंगल में अकेले जोर जोर से रो रही थी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल जाग जाती है। कौन है ये जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और देखती है, अरे ये तो एक इंसान की बच्ची दिख रही है। मन ही मन चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि आज उसको इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा आ जाएगा। चलो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारकर उसको खाने वाली होती है कि तभी वहां पर नागिन चुड़ैल आ जाती है। रुक जा दोस्त चुड़ैल, इस बच्ची को क्यों मार रही है? तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, देख कितनी मासूम और प्यारी है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तू कब से इंसानों की दोस्त हो गई नागिन चुड़ैल? हट जा, ये मेरा शिकार है। आज तो मैं इसको खा के रहूंगी, नहीं तो मैं आज इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल और नागिन चुड़ैल में लड़ाई होने लगती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है।
नागिन चुड़ैल, आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपना बदला लेने जरूर आओगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। नागिन चुड़ैल इस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। भला इतनी प्यारी बच्ची को कौन इस जंगल में मारने के लिए छोड़ सकता है। ये इंसान भी कितना निर्दय हो गया है। बच्ची भी नागिन चुड़ैल की गोद में आकर चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कितनी प्यारी मुस्कान है इस बच्ची की। मैंने फैसला कर लिया है, भले इंसानों ने इसको छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को एक माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पालूंगी इसे। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम पिंकी रख देती है। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। एक दिन पिंकी नागिन चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, माँ, मैं अकेले खेलते खेलते उब गई हूँ। माँ, यहाँ से चलो चलो, हम पास के गांव में जाके रहते हैं। वैसे भी जंगल में हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता। हम इस जंगल में अकेले कब तक रहेंगे। मैं जब भी इस जंगल से जाने की बात करती हूँ आप हमेशा टाल देती हो, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगी। हम पास के गांव में ही जाकर रहेंगे। अब तो आपको चलना ही होगा। पिंकी की जिद के आगे नागिन चुड़ैल की एक नहीं चलती और नागिन चुड़ैल पिंकी की बात मान लेती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है और वह दोनों पिंकी के असली माँ बाप के गांव में रहने के लिए चले जाते हैं और उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम बदलकर मोहिनी रख लेती है। धीरे धीरे नागिन चुड़ैल और उसकी बेटी के अच्छे स्वभाव के कारण गांव वाले उन्हें पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह दोनों वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब पिंकी को भी खेलने के लिए दोस्त मिल गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब मोहिनी पानी भर के वापस आ रही होती है कि तभी वहाँ वो जंगल वाली चुड़ैल उसे मिल जाती है। क्यों नागिन चुड़ैल, बहुत सुंदर नाम रखा है तूने मोहिनी। मजा आ गया तेरा नाम सुन के तो। अब बहुत इंसानों के साथ घुल मिल रही है तू। तेरी सच्चाई इंसानों को बता दूं क्या? नहीं चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा। गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं और मेरी बेटी बहुत खुश है इस गांव में। तुम हमसे हमारी खुशियां मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम में कब से इंसानों वाली भावना आ गई नागिन चुड़ैल? भूलो मत, तुम भी मेरी तरह एक चुड़ैल हो और हम सिर्फ लोगों की खुशियां छीनते हैं, देते नहीं हैं। और वैसे भी इंसानों को जब पता चलेगा कि तू एक चुड़ैल है, वो तेरे को गांव से निकाल देंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और उसी रात जब पिंकी अपने घर पर अकेले सो रही होती है तो चुड़ैल उसे उठा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। नागिन चुड़ैल, तूने इसी लड़की के पीछे मुझसे लड़ाई की थी ना? अब मैं इस लड़की को मार कर अपना बदला पूरा कर लूंगी। चुड़ैल को पिंकी को हवा में ले जाता हुआ देख दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे भैया देखो तो सही, पिंकी हवा में उड़ रही है। पिंकी के पास कोई शक्ति वक्ति है क्या? अरे ना समझ, जरा ध्यान से देख, वो हवा में नहीं उड़ रही है बल्कि वो चुड़ैल उसे पकड़कर ले जा रही है। ये देखने के बाद वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं और भागते भागते मोहिनी के घर जाते हैं। ओ मोहिनी बहन, ओ मोहिनी बहन, जरा बाहर तो आओ। देखो तो सही, तुम्हारी पिंकी को एक चुड़ैल पकड़कर ले जा रही है। ये सुनकर मोहिनी समझ जाती है कि चुड़ैल का ही काम है। वो चुड़ैल को मैं जानती हूँ, उसने फिर ऐसा किया, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर मोहिनी फिर अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। अरे मुझे मत मारना मोहिनी बहन, अरे मुझे मत मारना। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इतने में पिंकी के असली माँ बाप भी आ जाते हैं। अरे मोहिनी बहन, तुम भी एक चुड़ैल निकली? हाँ भाई, मैं भी एक चुड़ैल ही हूँ। मैं सिर्फ पिंकी के प्यार की वजह से ही एक इंसान बन के यहाँ इस गांव में रह रही थी। पिंकी मेरी बेटी नहीं है। पिंकी जब छोटी थी तो उसको कोई मरने के लिए जंगल में छोड़ गया था, लेकिन पिंकी इतनी प्यारी थी कि मैंने जब भी फैसला कर लिया था कि मैं इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण मैं ही करूँगी, और तब से लेकर आज तक पिंकी को मैंने ही बड़ा किया है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर रमेश रोने लगता है और बोलता है, वो निर्दयी इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ और पिंकी हमारी ही बच्ची है।
मैंने ही उसको जंगल में छोड़ दिया था। मैं हमेशा से एक लड़का चाहता था। मेरे यहाँ 2 लड़की पहले से ही थी। मैं चाहता था कि हमारा तीसरा बच्चा एक लड़का हो, लेकिन ये भी एक लड़की हो जाती है। और मैं इतना गरीब और मत कमाऊं, मेरे को लड़की का बोझ कैसे उठाता, इसलिए मुझे उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। रमेश की बात सुनकर रिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रमेश ने रिंकी को बोला था कि उनका तीसरा बच्चा नहीं बच पाया। रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीना है। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। तुम चिंता ना करो रिंकी बहन, मैं तुम्हारी पिंकी को लेकर आऊंगी, भले ही चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। नागिन चुड़ैल के जाने के बाद वह बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक इंसान के बच्चे के लिए एक चुड़ैल लड़ रही है। हमें भी उसकी मदद करनी होगी। पुजारी के कहने पर गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं और वहीं दूसरी ओर जंगल में, बाहर निकल दो चुड़ैल, मेरी पिंकी को कहाँ छुपा रखा है? आ गई तू। मुझे पता था आएगी तू तेरी बच्ची को बचाने, लेकिन इस बार तू मुझे हरा नहीं पाएगी। इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। और तभी पिंकी होश में आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर उनके बीच में आ जाती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। ये जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है। वाह क्या प्यार है माँ बेटी का। नागिन भले ही तूने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तेरे से बहुत प्यार करती है। तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और पुजारी बोलता है, दुष्ट, तूने बहुत परेशान कर लिया इन दोनों को, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद पुजारी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है और चुड़ैल वहीं जल जाती है। और फिर नागिन चुड़ैल पिंकी का हाथ पकड़कर उसके हाथ रिंकी के हाथ में दे देती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पिंकी नागिन चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, माँ तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी माँ हो। भले ही तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम ही मेरी माँ हो। फिर नागिन चुड़ैल मोहिनी का रूप ले लेती है और उस गांव में ही रहने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटे से सुंदर गांव की कहानी लेकर आए हैं। एक दिन इस छोटे से सुंदर गांव में एक चुड़ैल आती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो। कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर तो थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहाँ के गांव वालों को जंगल से कोई खतरा नहीं था और वो लोग जंगल के रास्ते से बिना किसी फिक्र के आया जाया करते थे। वह गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन उस दिन के बाद गांव की खुशहाली दुख में बदलने लगी, क्योंकि उस दिन गांव में एक चुड़ैल आती है, जो दिखने में तो इंसानों की तरह ही होती है, पर वह चुड़ैल उसके सामने आने वाले हर एक जानवर और इंसान को पकाकर खा जाती थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है। कितने नौजवान और हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। यह सब देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है और यह सोचकर वह चुड़ैल उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन चुड़ैल ने वहाँ के जानवरों को पकड़ा और उन्हें खाया। चुड़ैल ने ऐसे ही कुछ दिन बिताए। फिर चुड़ैल जानवरों को खा खा कर बोर होने लगी। अब मैं जानवरों को खा खा कर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब मुझे भूख लगेगी उनमें से एक एक बच्चे को पका कर खाओगी। यह सोचकर चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए तो बहुत खुश हो गई। अरे वाह,
मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्चा लेकर जाती हूँ, पहले उसे गुफा में जाकर बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आओगी। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा चुड़ैल के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने अपने झोले से एक आम निकाला और उसे दिखाकर बोली, अरे ओ नन्हे राजकुमार, आम खाओगे क्या? लेकिन बच्चा अपने खेल में इतना मगन था कि उसने चुड़ैल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सर हिलाकर मना कर दिया। चुड़ैल ने वहाँ आम खाया और बोली, इतना मीठा आम, इतना मीठा आम तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वह बच्चे के मन में लालच आ गया। उसे वह आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो खाना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे ओ छोटे राजकुमार, आप क्यों परेशान होते हो? मैं वहाँ जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू ही किया था कि चुड़ैल ने उसे बोरी में भर दिया और वहाँ से निकल गई और गुफा में आकर उसने बच्चे को बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वह चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेकर आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीने का तो आराम से भोजन चल जाएगा। चुड़ैल अब एक एक करके कई बच्चों को उठाकर लाती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं और कोई भी अपने बच्चों को अकेले खेलने नहीं भेजता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पकड़े हुए बच्चे को गिनने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए हैं अभी। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीने कुछ काम नहीं करूँगी और आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, हमारे गांव के 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। हाँ भैया, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जा रहा है। वहीं दूसरे दिन चुड़ैल जब बच्चे उठाने गांव में आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था। फिर उसे एक गरीब दुबला पतला बच्चा दिखता है जो बाकी बच्चों से अलग एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा हुआ है। चुड़ैल उसके पास जाती है और जल्दी से उसे अपनी बोरी में डाल लेती है, फिर उसे उठाकर ले जाती है। लेकिन इस बार चुड़ैल बहुत ही हड़बड़ी में थी क्योंकि उसको 2 बच्चे और चाहिए थे। जिसके बाद चुड़ैल बड़े आराम से 1 महीने तक बिना किसी मेहनत के पकड़े हुए बच्चों को एक एक करके खाती रहती। लेकिन इसी लालच के कारण जल्दी जल्दी में बच्चों को पकड़ता हुआ एक गांव वाले ने उसे देख लिया और वह धीरे धीरे चुड़ैल का पीछा करने लगा और पेड़ों के पीछे छुप छुप कर जाता जिससे चुड़ैल को पता ना चले। और चुड़ैल की गुफा देखने के बाद वह गांव वाला अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर सभी लोग उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और गांव के बच्चों को बचाने के लिए हाथ में मसाले और हथियार लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हैं। वह लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी चुड़ैल दिखी ही नहीं। मुझे क्या लगता है ना, चुड़ैल यहाँ है ही नहीं। हो सकता है वो और बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर गई हो। यही अच्छा मौका है, हम अंदर जाते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। पर सब लोग एक साथ ही रहना, हो सकता है वो अंदर कहीं छुप कर बैठी हो। चलो चलो चलो, हाँ चलो भाई चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा चुड़ैल गुफा में सो रही है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोगों ने एक साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काहे को छोड़ दे चुड़ैल, ताकि तू हमारे बच्चों को खा जाए। मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। हाँ, भले ही तूने अभी एक भी बच्चे को नहीं खाया, लेकिन तू इन्हें एक एक करके खाने वाली थी ना। चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों और गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद किसी भी जानवर या इंसान को नहीं खाओगी। यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और खाओगी, पर किसी न किसी को तो खाओगी ना।
अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी और जैसे ही चुड़ैल जलने लगती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई और इस तरह वह गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चुड़ैल का पीछा करने वाले गांव वाले ने समझदारी और सूझबूझ से काम लिया और गांव वालों को सूचित किया। सभी गांव वालों ने मिलकर अपने बच्चों को बचाने का साहस दिखाया और साथ ही चुड़ैल से मुकाबला कर उसको सजा भी दी। चुड़ैल को सजा देने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो जाता है, जिससे यह सीख मिलती है कि न्याय और सुरक्षा का महत्व कितना बड़ा है। कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़ी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लेकिन गांव के लोग उस हवेली के अंदर तो छोड़ो बल्कि उसके बाहर से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस खाली पड़ी हवेली में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता है। उस हवेली में आने से गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने यहाँ डर बैठा रखा था कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की यह बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डरा कर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपकी डर की वजह से ये बेचारे सुकून से जी भी नहीं पाते और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही तो है डराना, नहीं तो हम भूत थोड़ी होते। और बेटा ये बात हमेशा याद जरूर रखना, भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, आपको किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा, बस यह बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा लुका छुपी खेलते खेलते उस हवेली के सामने आ जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। बच्चा हवेली के बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाता। चुड़ैल बच्चे को डराना शुरू कर देती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे छोटा बच्चा डरने लगता है और चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है? तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो बहुत परेशान हो जाएगी। तू कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाओगी और कल तेरा ताजा ताजा मांस खाओगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पागल, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता, आज तो मैं इसका खून पीकर ही रहूंगी। देखो नहीं पीना तो तू यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं तो सारे गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। और ये तो देखो गाँव वाले कितने परेशान हैं और हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतने सालों बाद को इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, मैं अब यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि पूरे गांव को हम अपनी मुट्ठी में कर सके। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गाँव वालों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है और अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं।
नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा, और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? बेटा तू जानता ही ना, मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो कि इस बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। मैं समझ गई। हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर उस छोटे बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी बात प्यार से समझाई जाए तो जरूर समझ में आती है और प्यार के सामने गुस्से को हमेशा झुकना ही पड़ता है। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और डरावना पहलू भी था। गांव में जैसे ही रात होती, उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। वहाँ एक पढ़ी लिखी चुड़ैल रहती है जो हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता, गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। चुड़ैल आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हो जाते। गांव वालों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओ चुड़ैल कल आना। चुड़ैल जब भी यहाँ पढ़ती तो उसे ऐसा लगता कि उसे अगले दिन आना है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट जाती। इस तरीके से गांव वाले हर दिन सुरक्षित रहते थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी कि अचानक एक नए भयानक संकट ने दस्तक दी। एक आदमखोर भेड़िया गांव में आने लगा और लोगों को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगा। यह भेड़िया न केवल दिखने में भयानक था, बल्कि इसकी गति भी तेज थी। वह इतनी तेजी से हमला करता कि कोई समझ भी नहीं पाता कि कहां से हमला हुआ है। गांव वाले इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। गांव वाले हर रोज डर के साए में जी रहे थे। आदमखोर भेड़िया किस समय किस दिशा से आएगा कोई नहीं जानता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया था और खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया था। गांव की महिलाएं आदमखोर भेड़ियों को भगाने के लिए तरह तरह के टोटके भी करने लगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गांव वालों ने बैठक बुलाई और विचार किया कि इस आदमखोर भेड़िए से कैसे निपटा जाए। अरे भैया, क्या करे इस आदमखोर भेड़िए का? आए दिन किसी न किसी को ये आदमखोर भेड़िया मार रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे गांव को नोच नोच कर खा जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया, इस आदमखोर भेड़िए का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका सामना तो एक भूत ही कर सकता है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए और सब गहरी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि चुड़ैल की मदद ली जाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चुड़ैल उनकी मदद करेगी। उस रात जब चुड़ैल गांव में आई और ओ चुड़ैल रक्षा करना पड़ा, इस नए संदेश को पढ़कर हैरान थी। उसने गांव वालों की चिंता समझी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसी रात जब आदमखोर भेड़िया गांव में आया, अच्छा तो तू है वो आदमखोर भेड़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों को मारने की? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल और आदमखोर भेड़िए में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर आदमखोर भेड़िए को एक पिंजरे में बंद कर लिया। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने आदमखोर भेड़िए का रहस्य जान लिया था। यह भेड़िया वास्तव में एक नरभक्षी भेड़िया था जो गांव में ही रहने वाला मोहन नाम का एक व्यक्ति था। मोहन का इतिहास बहुत पुराना था और चुड़ैल ने इसकी कहानी जानने की कोशिश की। बरसों पहले मोहन एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था।
एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया और मोहन से खेत में पानी मांगा। मोहन ने उसे अनदेखा कर दिया और साधु को अपमानित किया। साधु ने गुस्से में आकर मोहन को श्राप दिया, तू एक भयानक भेड़िया बनेगा और लोगों को मारकर खाएगा। तेरा मनुष्य रूप तब तक नहीं लौटेगा जब तक तू सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेगा और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। साधु के श्राप के बाद मोहन रात को भेड़िया बन जाता और लोगों पर हमला करता। दिन में वह फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लेता था, लेकिन उसकी याददाश्त मिट जाती थी। उसे अपनी हरकतों का कोई एहसास नहीं होता था। गांव वाले उसकी इस दोहरी जिंदगी से अनजान थे और मोहन भी अपने अंदर के इस भयानक राज से बेखबर था। चुड़ैल ने मोहन की इस पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने मोहन को भेड़िया रूप में देखकर उससे बात की। चुड़ैल ने मोहन को उसके श्राप के बारे में बताया और उसे सच्चे दिल से पश्चाताप करने को कहा। मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु को अपमानित करने पर गहरा पश्चाताप भी किया। मोहन के पश्चाताप से साधु का श्राप टूट गया और वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया। चुड़ैल ने अपने मंत्रों और शक्तियों के द्वारा उसे उसकी भेड़िया रूप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। अब गांव वाले अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखने लगे। चुड़ैल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी। चुड़ैल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और लोग अब उसे एक टीचर के रूप में जानने लगे थे। चुड़ैल ने गांव वालों को न केवल डर से छुटकारा दिलाया बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी बल्कि विकास भी होने लगा था। चंदेरी गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनोखी और अजीब समस्याओं का हल भी समझदारी और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने अपने डर को दूर कर न सिर्फ चुड़ैल को मित्र बनाया बल्कि एक नए संकट से भी निपटने का साहस दिखाया। इस कहानी में हमें शिक्षा, समझदारी और एकता की शक्ति का उदाहरण मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ की बनाई मिठाइयाँ काफी स्वादिष्ट होती थी, इसलिए वो जितनी मिठाई दिन भर में बनाता वह सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी रामू की मिठाई के दीवाने थे, जिस कारण दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। अरे रामू भैया, देखो तो सही कौन आया है। ये पास के गांव के मुखिया है। अगले महीने इनकी बिटिया की शादी है और ये उसकी शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर तुमको देना चाहते हैं। मुखिया जी राम राम। रामू, तुम्हारी दुकान की मिठाई की चर्चा बड़े दूर दूर तक है, जरा चखाओ तो सही, हम भी तो देखे कितनी स्वादिष्ट है। फिर रामू अपनी दुकान की मिठाइयाँ मुखिया जी को खिलाता है। अरे वाह रामू, तुम्हारी मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुखिया जी को रामू की मिठाई इतनी पसंद आई कि उनकी बेटी की शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर रामू को ही दिया गया। फिर अगले ही महीने तय समय पर रामू मुखिया जी के यहाँ मिठाई बनाने के लिए उनके गांव निकल जाता है। रामू मुखिया जी के यहाँ पहुंचकर उनके यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद मुखिया रामू के काम से खुश होकर उसके बदले पैसे और ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर खाने के लिए उसको देते हैं, जिसे रामू एक गठरी में बांधकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकल जाता है। क्योंकि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए रामू शाम होने से पहले ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अरे चुड़ैल जी, प्लीज मुझे मत खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी
मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं आपको इसके बदले कुछ और खाने के लिए दे सकता हूँ। रामू की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ गई। फिर इंसान तू और क्या दे सकता है मुझे खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? तो फिर रामू ने चुड़ैल से कहा, मेरे पास गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अगर तुम उसको खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वो मिठाई मुझे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाइयाँ उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त पर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू और डर गया। उसने कपकपाते हुए चुड़ैल से पूछा, चुड़ैल जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हें फिर से इन मिठाइयों को मुझे आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं और मैं इतना गरीब हूँ तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम उन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाइयों का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने पेड़ पर चढ़ती है और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर वापस चला गया। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बातें रामू घर आकर अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले हुए सोने के सिक्के को बेचकर वह दोनों अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामू जब उसकी पत्नी को ये बातें बता ही रहा होता है कि तभी घर के बाहर खड़ा हुआ दूध वाला उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वह दूध वाला सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उस दूध वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और सोने के सिक्के की बात सुन के उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने पति को बोलती है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते वह दूध वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह दूध वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई और ठीक मिठाई वाले की तरह ही उसने भी अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे दी और चुड़ैल ने भी मिठाई वाले की तरह ही उसको मिठाई बनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के दिए और उसके सामने भी वही शर्त रखी। फिर सोने के सिक्के को पाकर दूध वाला काफी खुश हो गया। दूध वाला खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और उस सोने के सिक्के को देखकर उसकी पत्नी को और लालच आता है और वो फिर से अपने पति को जंगल में जाने के लिए बोलती है। लेकिन इस बार लालच के कारण चुड़ैल जिस पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के देती थी वो उस पेड़ को ही काटकर सारे के सारे सोने के सिक्के एक ही बार में लाने के लिए उसको बोलती है। दूध वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बोला था, लेकिन पेड़ को काटते हुआ देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने दूध वाले का गला पकड़कर उसको हवा में उठा लिया और वहीं उसको मार दिया। इस प्रकार उस दूध वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते अपनी जान को गंवाना पड़ी। कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लिया जाए तो मुसीबत टल जाती है और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठाकर ले जाती। यह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर
नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। गांव वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखना शुरू किया, लेकिन वह उपाय भी काम नहीं आया। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। गांव के लोग डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा रवि, जो कि एक फौजी था, वो कई सालों के बाद अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन गांव में आने के बाद एक बात उसे बहुत अजीब लगी। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया है और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। रवि को ये बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर रवि अपने घर के लिए चल देता है। पापा, अपने गांव में रात तक चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर रवि के पापा उसको बताते हैं, रवि, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी है? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। एक एक करके गांव के आदमियों को उठा के ले जाने लगी। इसी वजह से गांव के लोगों ने यह फैसला किया वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन रवि ने मन ही मन ये ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के राज का पता लगा कर ही रहेगा। रवि एक होशियार और साहसी युवक था जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना यह विचार बताया। योजना बनाने के अगले ही दिन रवि और उसके दोस्तों ने अपने आप को छुपाकर गांव के कोने कोने में निगरानी शुरू कर दी। उनकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था। रात के करीब 12 बज चुके थे। रवि और उसके दोस्त बेसब्री से चुड़ैल का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो चुड़ैल ही है। चुड़ैल एक एक करके कुछ घरों के बाहर गई और फिर वहां से चल देती है। तभी वो एक घर के पास जाती है और वहां रुक जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी उस घर में से एक आदमी निकलता है जिसे वह चुड़ैल उठा लेती है। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस चुड़ैल का पीछा करना शुरू किया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हौसला उससे कई ज्यादा बड़ा था। उन्होंने देखा कि चुड़ैल गांव से दूर एक जंगल की तरफ जा रही है। जंगल के बीच में पहुंचकर रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है जो चुड़ैल का भेष बदलकर गांव के लोगों को डराता था। रवि और उसके दोस्तों ने बिना किसी देरी के उस आदमी को पकड़ लिया और उससे सच्चाई बुलवाई। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रवि ने उसे धमकाया और कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तब उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सब हमारे नेता राघव के कहने पर कर रहे हैं। तभी रवि उसे बोलता है, लेकिन तुम्हें ये सब करके आखिर क्या मिलेगा? फिर वो आदमी उन्हें बताता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक सोने की खदान है जिसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन वहां से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दिन रात उस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में बिना किसी को पता चले सोना निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारे नेता राघव, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार व्यक्ति है, उसने ये योजना बनाई कि हम गांव में एक चुड़ैल होने का नाटक करेंगे और पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैला देंगे। जैसा राघव ने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैल गया। लोगों ने शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता था और इस तरह हम हमारा काम बड़ी आसानी से कर पा रहे थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम गांव के लोगों को क्यों उठाने लगे? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सोने की खदान से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है। हम बहुत कम लोग थे, इसलिए काम हम तेजी से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रात होते ही हम चुड़ैल का मास्क पहनकर गांव में जाते और हर रोज किसी न किसी एक आदमी को उठा के लाने लगे और उससे जोर जबरदस्ती करके खदान में काम करवाते थे। और अब हमारा काम पहले से भी तेज हो गया था और लोगों के गायब होने की वजह से सभी गांव वालों के बीच डर और भी बढ़ गया था।
रवि और उसके दोस्तों ने यह सब सुनकर फैसला किया कि अब समय आ गया है इस बुरे ग्रुप को सबक सिखाने का। राघव और उसके आदमी जो अपने आप को चुड़ैल बनाकर डराते थे, एक रात जब वापस गांव आए तो गांव के लोग और पुलिस उनके इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने किसी आदमी को हटाने की कोशिश की, सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राघव ने पहले तो मुकर कर सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसके आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया और सच्चाई सबके सामने रख दी, तब उसे भी अपनी हार माननी पड़ी। रवि और उसके दोस्तों की वजह से गांव वालों को चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल गई। सभी गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। रवि को गांव का हीरो माना गया और उसकी तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले वापस अपनी शांति और खुशी भरी जिंदगी जीने लगे। लोग अब पहले की तरह बिना किसी डर के रात को सो सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर बुराई का सामना किया जा सकता है। चंदेरी गांव फिर से अपनी पुरानी रोशनी और खुशी में लौट आता है। लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी ने खुलकर नाच गाना किया और जी भरकर खुशी मनाई। रवि और उसके दोस्तों ने सबको यह सिखाया कि अगर हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो कोई भी बुराई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकता और प्रेम से रहते हैं और रवि की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।